नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। तो देखते हैं इसमें। फौज की वर्दी में अपने धर्म का नहीं, ड्यूटी का महत्व है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर हैं। ये क्या लिखते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में। लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सशस्त्र बलों में निजी आस्था और पेशेवर दायित्वों के बीच रिश्तों को लेकर जरूरी बहस छेड़ दी है। उन्हें धार्मिक परेड में शामिल नहीं होने और मंदिर, गुरुद्वारा जैसे रेजिमेंट की पूजा स्थलों में प्रवेश से बार बार इनकार करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। उनका कहना था कि ऐसा करना उनकी एकेश्वरवादी आस्था के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनका रुख रेजिमेंटल एकजुटता को कमजोर करने वाला था। कोर्ट ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। यूनिफॉर्म में निजी आस्था संस्थागत कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकती हो। भारतीय सेना किसी भी दूसरे संस्थान की तुलना में सेकुलरिज्म के एक अनूठे मॉडल पर निर्मित हुई है। उसमें उपेक्षा नहीं, समावेश है। रेजिमेंटल मंदिर, गुरुद्वारा, सर्वधर्म स्थल, यूनिट चर्च पहचान, परंपरा और मनोबल साझा उद्देश्यों के प्रतीक हैं। मैं रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ। सेना में अधिकारी रहे मेरे पिता माँ सहज रूप से रेजिमेंटल मंदिरों, गुरुद्वारा और यूनिट चर्च आते जाते थे। मेरी परवरिश इस्लाम में हुई है, लेकिन बचपन से ही मैंने देखा था कि सेना में धर्म बांटता नहीं है बल्कि एकजुटता करता है। और मेरे 40 साल के कैरियर में मैंने इसी पर अमल किया है। एक युवा कंपनी कमांडर और बाद में तमाम ऑपरेशनल परिस्थितियों में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में यह जरूर सुनिश्चित करता था कि हर ऑपरेशन की शुरुआत और अंत सैनिकों द्वारा बनाए गए मंदिर में एक संक्षिप्त सभा से हो। इसलिए नहीं कि वह मेरी रीति थी, बल्कि इसलिए कि वह हमारी रीति थी। फौज की संस्कृति का सार यही है कि आप अपना धर्म छोड़ते नहीं है, बल्कि उसका पालन कर अलग तरीके से करना सीख जाते हैं। तब वह निजी और विविधतापूर्ण और गर्मामयी बन जाता है। एक अधिकारी का काम जवानों के रीति रिवाजों को जज करना नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े रहना है। अधिकारी की मौजूदगी मात्र ही जवानों का मनोबल ऊंचा कर देती है। उस वक्त वह ईसाई, सिख और मुस्लिम, हिंदू, पारसी नहीं, वह लीडर होता है। कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि संविधान हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन यह आज़ादी उस स्तर तक नहीं दी गई है कि किसी नियम पूर्ण आदेश को मानने से इनकार कर दिया जाए। विशेषकर फौज में तो अनुशासन और एकजुटता अपरिहार्य है। तो ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले सीओ ब्रिगेडियर डेसमंड हाइड ने 1965 में डोगराई की लड़ाई में 3 जाट का नेतृत्व किया था और महावीर चक्र के साथ साथ अपने जवानों का भी अटूट सम्मान भी पाया था। वे अपने जवानों को से भी अच्छे भजन गा लेते थे और पूना हॉर्स के पारसी अधिकारी और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापुर अपने धर्म के कारण नहीं, बल्कि आर्म्ड कोर के महानायक के तौर पर याद किया जाता है। सिख रेजिमेंट का नेतृत्व ईसाई और मुस्लिम अधिकारी कर चुके हैं। मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स की कमान भी हर धर्म के अधिकारियों ने संभाली है। यह धर्म ही नहीं बल्कि विश्वास की बात है। एक सिपाही अपने अधिकारी का अनुसरण सिर्फ उनकी रैंक के कारण ही नहीं करता, बल्कि इसलिए भी करता है कि उसे अपने अधिकारी के हरदम अपने साथ खड़े रहने पर भरोसा होता है। खतरे में अनिश्चितता में और प्रार्थना भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायने रखता है। यह फौज की अखंडता की पुनः पुष्टि करने वाला निर्णय है। यह व्यक्तिगत आस्था ही नहीं, सार्वजनिक एकजुटता से संबंधित है। कोर्ट का यह निर्णय जनता को यह समझने का मौका है कि फौज के जवान इसलिए किसी मंदिर या सर्वधर्म स्थल पर नहीं जाते हैं कि वे किसी धर्म विशेष के अनुयायी हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि एक बिरादरी का हिस्सा है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि
क्यों फौजी खतरों की स्थिति की ओर, यहाँ तक कि सुनिश्चित मौत की ओर बेधड़क चल पड़ते हैं? क्योंकि उनका भरोसा एक दूसरे पर होता है। तो मिलिट्री सर्विस शायद एकमात्र ऐसा पेशा है जहां किसी संस्थान के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो खुद एक संस्थान बन जाता है। तब एक बड़े सामूहिक उद्देश्य के सामने निजी आस्था, पहचान, पसंद और अहंकार सब दोयम हो जाते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म में किसी भी की आस्था नष्ट नहीं होती, रूपांतरित हो जाती है। उसे ताक पर नहीं रख दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। जब हम भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये सवाल अहम नहीं रह जाता कि हमारा धर्म क्या है, बल्कि यह है कि हमारी ड्यूटी क्या है। बहुत ही शानदार एटीट्यूड लिखा है इन्होंने कि भाई धर्म से बड़ा अपना देश होता है, तो हमको धर्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए भाई, हमको हमारी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि राष्ट्र ही सब कुछ होता है, यदि राष्ट्र नहीं बचेगा तो आपका धर्म का क्या मतलब रहेगा। तो कई टाइप की पहलू रहती हैं, अपने अपने स्तर पर समझने का नजरिया रहता है। आगे देखते हैं दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, वास्तविकता से मोह मूर्ति आधुनिकता। और डॉक्टर ऋतु सारस्वत लेखिका समाजशास्त्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय की यह हालिया टिप्पणी चर्चा का विषय बनी है। किसी संबंध के समाप्त हो जाने या अप्रिय हो जाने मात्र से उसे बाद में दुष्कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विवाद के झूठे वादे लगाए गए दुष्कर्म के आरोप तभी स्वीकार होंगे जब वे स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से समर्थित हो। वयस्कों के बीच सहमति बने संबंध का टूट जाना पुरुष के खिलाफ दुष्कर्म के आपराधिक मामले की आधारशिला नहीं बन सकता है। औरंगाबाद के एक वकील पर दुष्कर्म के मामले को निरस्त करते हुए न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह भी कहा कि हर बिगड़े हुए संबंध को दुष्कर्म के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि आरोपित पर अमित कलंक और गंभीर अन्याय भी थोपता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक ऐसा दुरुपयोग अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। यह पहला मौका नहीं है कि न्यायालय ने लिव इन में रह रहे जोड़ों पर ऐसी तल्खी टिप्पणी की है। जून 2025 में साने आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि लिव इन संबंध भारतीय मध्यम वर्गीय समाज के मूल्यों के विपरीत है और अक्सर कानूनी विवाद का कारण बनते हैं, जिसका महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है जहां कथित नारीवादी समूह यह सिद्ध करने में लगे हैं कि स्त्री की वास्तविकता स्वतंत्रता विवाह से मुक्ति में है। यही कारण है कि देश में ऐसी युवतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो विवाह को बंधन और दकियानूशी अवधारणा मानकर उसे नकार रही है, उसके विकल्प में लिव इन रिलेशंस को महत्व दे रही है। आज की भारतीय युवा पीढ़ी स्वयं को आधुनिक मानते हुए परंपरागत नियमों की अनदेखी लिव इन रिलेशनशिप को स्वतंत्र सोच का हस्ताक्षर मानकर स्वयं की पीठ थपथपाती दिखती है, पर कुछ समय बाद वह स्वयं को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा पाती है जिसे बाहर निकालना आसान नहीं होता है। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2023 के मामले में न्यायालय ने कहा था कि पहली नजर में लिव इन रिलेशन बहुत आकर्षक लगता है, पर समय बीतने पर ऐसे जोड़ों को एहसास होने लगता है कि उनके रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, वह जीवन भर नहीं चल सकता है। मानव विज्ञानी और जेडी अनविन एक विस्तृत और गहन शोध के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि किसी भी समाज के सांस्कृतिक पतन के पीछे मुख्य कारण यौन परंपरा में ढील है। अनविन के अनुसार संस्कृति का उच्चतम उत्कर्ष सबसे शक्तिशाली संयोजन विवाह पूर्ण शुद्धता के साथ एक पूर्ण एकत्व पत्नीत्व था। वे संस्कृतियां जिन्होंने कम से कम 3 पीढ़ियों तक इस संयोजन को बनाए रखा, वे साहित्य, कला, विज्ञान, वास्तुकला और कृषि सहित हर क्षेत्र में सभी अन्य संस्कृतियों से आगे रही। निश्चित रूप से वह युवा पीढ़ी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता
को ही विकास और आत्मसंतुष्टि का अंतिम मापदंड मानती हैं, उनके लिए समाज, संस्कृति और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न अप्रासंगिक और कभी कभार दमनकारी तक प्रतीत होता है। यदि लिव इन संबंधों को विवाह की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्वतंत्र और आधुनिक विकल्प माना जाए तो यह विचारणीय है कि ऐसे संबंध टूटने के बाद तमाम युवक और युवतियां आपराधिक आरोपों और भावनात्मक विवादों और कानूनी संघर्षों में क्यों उलझ जाते हैं। यदि व्यवस्था वास्तव में अनेक हितों की रक्षा करती है तो अदालत में ऐसे मामलों की संख्या क्यों लगातार न बढ़ती ना। इसका सबसे विरोधाभास तो तब दिखता है जब लिव इन को सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का प्रतीक मानने वाली युवतियां कुछ वर्षों में सहज जीवन के साथ बाद भी उसी साथी के साथ विवाह की अपेक्षा करने लगती हैं। स्वतंत्रता के नाम पर विवाह जैसी संस्था का पुरातन और बाधक बताने वाली महिला अंततः इसी विवाह संस्था में स्थिरता और सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति तलाशने लगती हैं। यह दर्शाता है कि लिव इन का कारण आकर्षण भले ही शुरुआत में आधुनिक और सुविधाजनक प्रतीत हो, किंतु समय के साथ सामाजिक वास्तविकताएं और भावनात्मक अपेक्षाएं उन्हें फिर उसी ढांचे की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती हैं। वे पहले अनावश्यक बंधन मानकर अस्वीकार कर चुकी होती हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी में कहा था कि विवाह संस्था व्यक्ति की जो की सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव इन रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता है। लिव इन को इस देश में विवाह संस्था की अपरिचित हो जाने के बाद ही सामान्य माना जाएगा। जैसे कई तथाकथित विकसित देशों में यह विवाह संस्था की रक्षा करना उनकी बड़ी समस्या बन गई है। हम भविष्य में उनके लिए बड़ी समस्या पैदा करने जा रहे हैं। इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और देश की प्रगति में बाधा डालने की अव्यवस्थित योजना है। कुछ फिल्मों और टीवी धारावाहिकों से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। विवाहित रिश्तों के में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज की निशानी बताया जा रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों को पता ही नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह का संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है वह लिव इन रिलेशनशिप से संभव नहीं है। ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विदेशों में अक्सर होता ही है कि बच्चों को पता ही नहीं है मेरे मम्मी पापा कौन है। तो न्यायालय की यह टिप्पणी चेतावनी देती है कि यदि युवा पीढ़ी आधुनिकता के नाम पर वास्तविकता से आंखें चुराती रही तो भविष्य में इसी भ्रम की कीमत उसे भारी सामाजिक और व्यक्तिगत संकटों के रूप में चुकानी पड़ेगी। तब वापसी का कोई मार्ग नहीं बचेगा उनके पास। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, डिजाइन किए गए शहरों की जरूरत। अमित कपूर जो कि अमित कपूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के चेयरमैन हैं और आलेख में मीनाक्षी अजित का भी सहयोग है। इसमें शहर अचानक नहीं बन जाते हैं, वे समय के साथ तैयार होते हैं। शहरों के निर्माण में नीतियां, निर्णय और फौरी उपायों, दुर्घटनाओं, रख रखाव आदि सभी का हाथ होता है। जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो वे फैलते हैं। जहाँ शासन कमजोर होता है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। उनका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि उनका किस प्रकार उपयोग होता है, बजाय इस बात के कि उनके निर्माण के लिए क्या योजना बनाई जाए। ये बहुत ही शानदार बात कही है इसमें कि शहर अचानक नहीं बनते, ये बात सत्य है, समय के साथ तैयार होते हैं। ये शहरों के निर्माण में नीतियां, निर्णय, फौरी उपायों और दुर्घटनाओं, रखरखाव आदि सभी के साथ ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था विस्तार होता है तो फैलते हैं और जैसे शासन कमजोर होता है वो कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टैग है इसमें। और उनका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है, उनके निर्माण के लिए क्या योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसमें। तो भारतीय शहर भी इसका अपवाद नहीं है। अधिकांश हमारे जो शहर हैं महत्वाकांक्षा और तात्कालिकता के संगम पर विकसित हुए हैं। वे अक्सर उन प्रणालियों से कहीं अधिक तेजी से बढ़े हैं जिन पर आधारित हैं। अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारतीय शहरों में करीब 60 करोड़ लोग रह रहे होंगे और वे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के करीब 70% का योगदान भी दे रहे होंगे।
इसके बावजूद ये स्पष्ट है कि इस विकास का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी सुसंगत डिजाइन या साझा उद्देश्य के हुआ है या होता रहा है। यही वजह है कि दशकों तक निर्माण प्रतिक्रिया और समायोजन के बाद यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आता है कि डिजाइन पर बातचीत पहले कभी इतनी जरूरी नहीं थी। डिजाइन को अक्सर सौंदर्य और मुखड़े, साफ सुथरे रेखांकन और प्रतीकात्मक संरचनाओं का प्रतीक माना जाता है। शहरों के संदर्भ में यह केवल दिखावटी नहीं होता बल्कि ढांचागत भी होता है। यह निर्धारित करता है कि कौन स्वागत योग्य महसूस करता है, कौन अलग थलग, कौन आगे बढ़ने योग्य होता है, कौन फंसा रहता है। तो यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक जीवन खुले में फले फूलेगा, गेटों और दीवारों निजी मॉल के पीछे दम तोड़ देगा। तो ग्रिप्थस ने डिजाइन को नियंत्रण एक तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है जो दिखने में तटस्थ लगने वाले नियोजन निर्णयों के माध्यम से शक्ति और पहुंच को आकार दे सकता है। उदाहरण के लिए बिना फुटपाथ वाली चौड़ी सड़क कारों को विशेषाधिकार देती हैं और आर पार न देखे जा सकने वाली गेटेड कम्युनिटी पड़ोस की पारिस्थितिकी को खंडित करती है। बिना आंतरिक संपर्क के विचार की बनाई गई मेट्रो लाइन इन लोगों के खिलाफ पक्षपात होती है जिनके पास वाहन नहीं है। इस प्रकार निर्मित रूप स्वयं एक निर्देश बन जाता है। परंतु एक और तरीका यह है कि जिसके माध्यम से डिजाइन पर विचार किया जा सकता है वह जमीनी नहीं बल्कि अनुभव आधारित है। मानव केंद्रित डिजाइन एक उपयोगी प्रति विचार पेश कर सकता है। अनुमानों के आधार पर डिजाइन करने की बजाय हम जीवंत वास्तविकता के आधार पर डिजाइन तैयार करते हैं। टेक्सास में अल पासो सिटी का उदाहरण यही दिखता है कि जब निवासियों ने कोविड परीक्षण केंद्रों से दूरी बनाई तो स्थानीय सरकार ने न तो दोषारोपण किया न ही अधिक संकेतक लगाए। उन्होंने देखा, सुना और पुनः डिजाइन किया था। छोटे छोटे हस्तक्षेपों में व्यवहार बदल दिया। यह सबक परीक्षण केंद्रों में नहीं है, यह दृष्टिकोण के बारे में है। यह निर्णय लेने से पहले में शासन द्वारा सुनने के बारे में है। भारत में न केवल यह बदलाव वांछित है बल्कि जरूरी भी है। हमारे शहर भविष्य की ओर इतनी तेजी से गति बढ़ रहे हैं कि उन्हें इरादों की सख्त जरूरत है। वर्ष 2011 से 2036 के बीच भारत की शहरी आबादी करीब 3/4 बढ़ने की उम्मीद है और 2050 की जिस अधोसंरचना पर निर्भर करेगा कि उसका अधिकांश हिस्सा अभी मौजूद नहीं है। यह एक दुर्लभ क्षण है कि पुराने देशों को जहां पुनर्निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ा है वहीं भारत अभी अपनी प्रारंभिक रूपरेखा गढ़ने की प्रक्रिया में है। यह देश अपनी पुरानी धारणाओं जैसे कार केंद्रित गतिशीलता, ऊपर से नीचे की योजना और विशिष्ट क्षेत्रों को दोहराता है तो हम आने वाली पीढ़ियों को स्थायी असमानता बना देंगे। भविष्य की दृष्टि से बन रहे शहर केवल तकनीकी को परिभाषित नहीं करते बल्कि स्मार्ट पोल एंड डैशबोर्ड मदद के कर सकते हैं। लेकिन डिजाइन का मूल सार है कि सामंजस्य यानी नीतियों को वास्तविकता जीवन से जोड़ना, बुनियादी ढांचे और गतिशीलता के पैटर्न को उससे जोड़ना है, जलवायु जोखिम के लचीलों और प्रणालियों को जोड़ना है। उदाहरण के लिए अनुमान बताते हैं कि भारत 2050 तक अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और जलवायु के कारण होने वाले प्रवसान से निपटने के लिए 2.4 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की जलवायु आधारित अधोसंरचना की आवश्यकता हो सकती है। इस स्तर पर डिजाइन को लेकर के विचार केवल सौंदर्यीकरण अनुशासन के रूप में नहीं बल्कि एक समेकित अनुशासन के रूप में होती है। शहरों को डिजाइन करने का अर्थ सही प्रश्न करना भी है। सड़कों को चौड़ीकरण करने से पहले यह सवाल होना चाहिए कि जाम क्यों लग रहा है। झीलों को सौंदर्यीकरण से पहले पूछना चाहिए कि उनका अंत क्यों हुआ। सड़क पर सामान बेचने वालों को भी बेदखल करने के बजाय यह पूछे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं शहरों को कैसे बनाए रखती हैं। जिस क्षण शहर अलग तरह के प्रश्न पूछना शुरू करता है उसी क्षण वह अलग ढंग से डिजाइन करना भी शुरू कर देता है। सुनना एक पद्धति बन जाता है, मात्र औपचारिकता नहीं होता है। तो देश के कुछ शहरों ने ऐसे बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए पुणे के साइकिलिंग नेटवर्क की पायलट परियोजना, चेन्नई की सड़कों के नए सिरे से तैयार करने के लिए योजना और अहमदाबाद की बीआरटी परियोजना और सूरत की मजबूत योजना इरादे के साथ डिजाइन का उदाहरण है। ये पहले केवल स्थापत्य कौशल से नहीं बल्कि प्रणालियां, शासन और इस्तेमाल करने वाले अनुभवों से उभरी है। इसके बावजूद चुनौती बरकरार है। बहुत कम
प्रशिक्षित योजनाकार, बिखरे हुए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण और योजना संस्थागत जो अक्सर पुराने ढांचों के साथ काम करती हैं। इसलिए डिजाइन केवल विशेषज्ञों के क्षेत्र नहीं रह सकता। यदि भारत डिजाइन को सोचने एक तरीके रूप में अपनाता है तो हमारे शहर मशीनों की बजाय पारिस्थितिकी के साथ विकसित हो सकते हैं। ऐसे शहर जहां पैदल चलना सुरक्षित हो, सार्वजनिक परिवहन गरिमापूर्ण हो, सार्वजनिक स्थान वास्तव में सार्वजनिक हो और सेवाएं अफसरशाही के बजाय सहज लगती हैं। ऐसे शहर जहाँ डिजाइन अदृश्य इसलिए न हो कि उसे नजरअंदाज किया जाए, बल्कि इसलिए हो कि वो प्रभावी ढंग से काम कर रहा हो। भारत शहरी विकास के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जो हम अब बनाएंगे वह हमसे आगे तक बना रहेगा। हमारे सामने अवसर केवल शहरों को विस्तार करने का नहीं, बल्कि उन्हें सोच समझकर इस तरह डिजाइन करने का है कि वे ऐसे वातावरण बनाएंगे जो लोगों को केवल जीवित रहने नहीं बल्कि फलने फूलने में सक्षम बनाए। यदि हम सोच को सही दें, दिशा दें, डिजाइन को सही ढंग से करें तो सुनने की क्षमता को अनुरूप रूप से अपनाएं, शायद भविष्य के भारतीय शहर ऐसे होंगे जिन पर हमें गर्व होगा। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये है। ये राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल है। जल का बढ़ता संकट, कमिल खान लिखते हैं इसको। जल मानव जीवन के लिए जल मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। जल मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। जल प्रकृति की अनमोल और अद्भुत देन है। जीवधारियों के शरीर में 70 से 80% तक जल पाया जाता है ना। जल मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। जल प्रकृति की अनमोल और अद्भुत देन है। जीवधारियों के शरीर में 70 से 80% तक जल पाया जाता है। जल को अमृत और जीवन कहा गया है, अर्थात जल ही जीवन है। ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान गोथे ने जल के महत्व के बारे में लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जल से उद्भावित होती है और जल के द्वारा ही प्रतिपालित होती है। कौन लिखते हैं? प्रसिद्ध विद्वान गोथे। क्या लिखते हैं? जल के महत्व के बारे में लिखा है उन्होंने कि प्रत्येक वस्तु जल से उद्भावित होती है और जल के द्वारा ही प्रतिपालित होती है। जल का मुख्य रूप से तालाब, कुआं, बावड़ियों, नदियों से मिलता है। जल का मुख्य रूप। खास बात है कि आजकल तालाब और कुआं लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। ऐसे में जल संकट बढ़ना और भी बढ़ जाता है। तो दूसरा, सूखा की स्थिति आती रहती है। कई राज्यों में भूमि के निचले स्तर से जल निकालने के लिए नवीन तकनीकी समरसेबल पंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जल स्तर और गिरता जा रहा है। दूसरी ओर नहरों और नालियों के माध्यम से होने वाली सिंचाई से फसलों में पानी पहुंचाने में अधिक मात्रा में नालियां पानी सूख लेती हैं, जिससे दुगना पानी बर्बाद हो जाता है। जल संकट संरक्षण की कमी के साथ साथ जल प्रदूषण भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। किसानों के द्वारा अधिक पैदावार लेने के चक्कर में खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों में अत्यधिक प्रयोग से भूजल में हानिकारक तत्वों का मिश्रण हो जाता है। कल कारखानों से निकले गंदे पानी और रासायनिक कचरे को नदियों में बहते गंदे नालों का निकास नदियों में करने आदि से भी जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल से प्राय हैजा, डायरिया, पैचिस, इंसेफेलाइटिस, यकृत संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जल प्रदूषण का जनक स्वयं मानव है, जो विभिन्न क्रियाकलापों से जल प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रहा है। जल स्रोतों में मलमूत्र, मृतक शरीर और कूड़ा करकट एक तरह धरातली स्रोतों को दूषित कर रहा है, तो दूसरी ओर भूमिगत किया गया मलमूत्र आदि भूजल को भी विषाक्त कर रहा है, जिसको स्वच्छ करना एक दुरूह कार्य है। मानव और जानवरों के मलमूत्र में यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है। मानव और जानवरों के मलमूत्र में यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है, जो जल स्रोतों की प्रदूषण को और बढ़ा देता है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मेलनों, मेले, उत्सव आदि के दौरान भी
जल स्रोतों के प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात है कि गंगा जैसी पवित्र नदी भी उसके किनारे बसे 114 शहरों में विभिन्न रूपों में बढ़ती गंदगी के कारण दूषित हो गई है। जल प्रदूषण की भयावहता की समस्या मानव और अंत वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार कर रही है। यदि विश्व में जल प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में पीने के पानी में और खेतों में दिया जाने वाला जल विषाक्त प्रदूषण होगा। परिणामतः उत्पादन में कमी के साथ साथ भूखमरी, जल जनित बीमारियां और महामारियां तेजी से पांव फैलाएंगी और जल प्रदूषण का नियंत्रण वर्तमान समय की मांग है। विडंबना है कि पृथ्वी की 3/4 भाग पर जल उपलब्ध होने के बावजूद भी केवल 0.01% भाग ही पीने योग्य जल उपलब्ध है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस सीमित जल को भी मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के लगभग 80% जल स्रोतों का पानी पीने लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि विश्व की 6 अरब आबादी में हर 6वां व्यक्ति सुरक्षित पेयजल के बिना जीवन यापन कर रहा है। चिंता का विषय है कि पानी से फैलने वाले रोगों के कारण हर 8वें सेकंड एक बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। विश्व जल विकास की रिपोर्ट के मुताबिक जल प्रदूषण की भयावहता की ओर करते हुए कहा गया है कि 21वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी है जिसमें सबसे प्रमुख समस्या जल की किस्म और प्रबंधन की है। ऐसा अनुमान लगाया है कि प्रतिदिन 20 लाख टन कचरा नदियों, झीलों और जल धाराओं के हवाले कर दिया जाता है। 1 लीटर का शराब प्रदूषित जल कचरा लगभग 8 लीटर ताजे जल को प्रदूषित कर देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 12,000 घन किलोमीटर प्रदूषित जल हैं, जो संसार में 10 सबसे बड़ी नदियां की बेसन में उपस्थित जल से भी अधिक हैं। अपने देश में औसत वर्षा 4000 क्यूबिक मीटर आंकी गई है। वाष्पीकरण आदि की प्राकृतिक प्रक्रिया के पश्चात देश में औसत वर्षा जल की उपलब्धता 1869 क्यूबिक मीटर पाई गई है। स्थलाकृति जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोग योग्य जल की मात्रा 1123 क्यूबिक मीटर होती है। उपयोग योग्य जल संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल अंतरण द्वारा बाढ़ के अधिशेष जल के उपयोग करने और वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उपायों की योजना की गई है। इन स्थितियों में जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल का विकल्प केवल जल ही है। विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में और पानी की मात्रा सिर्फ 4% है। देश में नदियों की पर्याप्तता और मानसून की बारिश के बाद भी प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ जल और किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्षों का जल कुछ तालाब, बांधों, पोखरों में एक पाता शेष जल का अधिक भाग नदियों, नालों में होता हुआ सागर में पहुंच जाता है और अधिकतर खेती मानसून की वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में जल संकट और बढ़ते प्रदूषण में मानव जीवन के भविष्य पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है भूकंप का जोखिम। भारत का एक नया भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र चिंता के साथ ही सावधानी बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। नए मानचित्र के मुताबिक हिमालय का क्षेत्र अब उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्र जोन 6 में शुमार है। ध्यान देने की बात है कि पहले हिमालय का वह गलियारा 4थे और 5वें जोन में आता था। इसका मतलब है कि हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप का जोखिम बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत को दुनिया की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं में से एक पर स्थित होने के कारण सबसे अधिक भूकंपी जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है। यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव ने न केवल भारतीय हिमालय का निर्माण किया है, इससे इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है और इससे पृथ्वी की सतह के नीचे काफी दबाव पैदा हो रहा है। जब यह दबाव कम होता है तो
शक्तिशाली भूकंप आते हैं। जब दबाव कम होता है तो शक्तिशाली भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप का खतरा केवल हिमालयी क्षेत्र में है। व्यापकता में देखें तो भारत का 61% हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंप वाले क्षेत्र का हो गया है। दरअसल भूकंप के जोखिम के आधार पर भारत के केवल विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके जरिए यह जाना जाता है कि देश का कौन सा क्षेत्र कितने खतरे में है। इसके बाद ही क्षेत्रवार सावधानी बरतने का प्रयास होते हैं। जोखिम का अध्ययन रखते हुए इमारती बुनियादी ढांचे और विस्तारित शहरों की योजना का नया रूप दिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस जोखिम को अचानक कैसे बढ़ा दिया गया है। वास्तव में मध्य हिमालय क्षेत्र में खास तौर पर जोखिम को कम आंका जा रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 200 वर्षों में कोई बड़ी सतही विखंडन नहीं देखा गया है। आगे अध्ययन इस प्रश्न के साथ भी होना चाहिए कि कहीं जोखिम को कम करके तो नहीं देखा जा रहा है। अतः खतरे के स्पष्ट वर्गीकरण की जरूरत है ताकि जरूरत के हिसाब से पूरी तैयारी रहे। ताजा भूकंपीय जोखिम अनुमानों पर विश्वास करना चाहिए और भारत मानक ब्यूरो ने संशोधित पैमाने पर जोनिंग का निर्धारण किया है। सक्रिय भ्रंश विशेषताओं, अधिकतम संभावित भूकंपी आशंकाओं, दूरी के साथ कंपन में कमी और भूमि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए जोखिमों का निर्धारण किया है। खतरे को आंकने की पुरानी प्रणाली पिछले भूकंप के केंद्रीय मृदा श्रेणियों, ऐतिहासिक क्षति सर्वेक्षणों पर बहुत अधिक निर्भर थी। ऐसे में पुख्ता अनुमान लगाना आसान नहीं था कि जमीनी तथ्यों का पूरा अनुमान लगाए बिना ही जोखिम की चर्चा होती थी। जाहिर है कि नई भूकंपी नक्शे के बाद इंजीनियरों और योजनाकारों का आग्रह रहेगा कि वे साल 2016 के मानचित्र के स्थान पर 25 के मानचित्र को अपनाएं। जो भी निर्माण कार्य हो वर्तमान खतरे को देखकर किया जाए। भवन निर्माण में बदलाव करना बहुत जरूरी हो गया है। यह बदलाव विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की लगभग 75% आबादी भूकंप रूपी संवेदी क्षेत्रों में रहती है। अस्पताल, स्कूल, पाइपलाइन, पुल और सार्वजनिक हितों भवनों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अब बड़े भूकंप के साथ ही बाद भी चालू रहने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि आपदा के समय भी सेवाएं बाधित न हो। जानमाल की सुरक्षा के हिसाब से बसावट में जरूरी बदलाव समय की सबसे बड़ी मांग है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये अपन ने आज बहुत ही शानदार तरीका से एडिटोरियल देखे। ये भूकंप के बारे में बताया कि जो पहले अपना हिमालय का क्षेत्र आता था चौथे 5वें जोन में आता था, लेकिन वर्तमान में 6ठे जोन में आ गया है। और उसमें बताया गया कि भाई जो हिमालय का जो क्षेत्र है, टेक्टोनिक प्लेट अपनी हर साल 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धीरे धीरे उत्तर की ओर यानी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और भूकंप की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और 61% हिस्सा है जो मध्यम से उच्च भूकंप वाले क्षेत्रों में होता है ना। भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आने लगे हैं, इसलिए जो इमारती ढांचे बुनियादी वगैरह उनको भूकंप रोधी ही बनाना चाहिए। ठीक है, अपनी पहले मानसिकता थी कि वैसा कुछ नहीं होता है, 200 वर्षों में कोई बड़ा सतही विखंडन नहीं है, लेकिन अब स्थिति कुछ और अलग है। तो इस चीज में बहुत ही जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, योजनाकार हैं, उनको पहले 2016 का मानचित्र फॉलो किया था, लेकिन अब 2025 के मानचित्र को फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। भारत के लोग 75% आबादी अभी भूकंप रूपी संवेदी क्षेत्रों में रहती है। जैसे कि बात करें अस्पताल हो गए, स्कूल वगैरह, पाइपलाइंस और पुल वगैरह, इनमें सार्वजनिक भवनों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को भूकंप के बाद भी चालू रहने के डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपदा वगैरह से पहले बचा जा सके। और इससे पहले अपन ने ये बहुत शानदार एडिटोरियल देखा था जल संकट के बारे में, बहुत ही अच्छे से लिखा है। इंट्रोडक्शन में कितना प्यारा दिया है इन्होंने कि जल मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। प्रकृति का अनमोल और अद्भुत देन होता है और जीवधारियों के शरीर में 70 से 80% जल पाया जाता है ना। इसलिए अपन इसको अमृत या जीवन कहा गया है। इसलिए अपन कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है, ये प्रसिद्ध विद्वान गोथे ने बहुत ही इनका शानदार क्या बोल सकते हैं, ये अपन टैग बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं कि जल के महत्व के बारे में लिखा है इन्होंने कि प्रत्येक वस्तु जल से उद्भावित होती है और जल के द्वारा ही प्रतिपालित होती है। ठीक है, अपने सोर्स को पता ही है, तालाब, कुआं, बावड़ियां सब होती है। ठीक है, और आजकल इनका पतन होता जा रहा है। ठीक है, आजकल बच्चों को पूछे कोई तालाब, कुआं, बावड़ियां क्या होती है, उनको नहीं पता है उन लोगों को।
ठीक है, रहट वगैरह क्या होता है, कुछ बहुत सारे लोगों ने पता रहट क्या होता है। ठीक है तो जल संकट और बढ़ता जा रहा है, और इससे निकालने के लिए अपने नई तकनीकी अपना ली, समर्सिबल पंप। ये बहुत ज़्यादा पानी खींच लेती है, तो क्या रहता है कि और जल स्तर गिरता जा रहा है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या फसलों में पानी अपन गांव में बरहा यूज करते थे। ठीक है, नहर होती, नहर से भी छोटी छोटी नाली निकली थी, तो क्या रहता उससे क्या पानी का स्तर, जल का स्तर बना रहता था। ठीक है, आसपास घास वगैरह प्रॉपर खड़ी होती थी, लेकिन उसका नुकसान है दुगना पानी बर्बाद हो जाता था। ठीक है, अब आजकल क्या है कि अपन जो खेतों में पानी दे रहे हैं उसमें प्रदूषण अत्यधिक ज़्यादा, मतलब पैदावार करने के लिए क्या कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। उससे क्या है कि जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, और उससे क्या है कि कई प्रकार की बीमारियां निकल रही है, जैसे हैजा, डायरिया, पैचेस, इंसेफ्लाइटिस और अपनी लीवर यकृत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो जो जल प्रदूषण का जनक अपन किसी अन्य पर नहीं थोप सकते भाई, मानव खुद इसका सबसे बड़ा कारक है जो कि जल प्रदूषण कर रहा है। जल प्रदूषण की समस्या आसान समस्या नहीं, बहुत ही गंभीर समस्या है भाई ये, है ना। तो ऐसी बात करें कि मलमूत्र मृतक शरीर होता है, कूड़ा करकट होता है। ठीक है, और धरातली स्रोतों पर जो दूषित हो रहा है, इन सबको लेकर के अपन मिला रहे हैं अपन नदी तालाब वगैरह में। ठीक है, मलमूत्र में यूरिया एसिड, यूरिक एसिड वगैरह पाया था, उनको अपन मिलाते जा रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार के धार्मिक सम्मेलन उत्सव नदियों के किनारे होते हैं, सारा कचरा उसमें पटक देते हैं। अपन को पता है गंगा नदी 1 से 14 शहरों से निकलती है, सब पूरा जो कचरा रहता है, मलमूत्र रहता है, ठीक है, वो सब नदी मिला रहे हैं, तो और बहुत खतरनाक स्थिति होती जा रही है। अपन परिणाम स्वरूप देखें तो उत्पादन में तो कमी आ ही रही है, साथ साथ भूखमरी और जल जनित बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, भाई महामारी का रूप धारण कर रही हैं। ठीक है, तो जल के जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आज के समय की मांग यही है कि जल प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। यदि अपन डाटा के संबंध में बात करें तो पृथ्वी का 3/4 भाग है ना, उस पर जल उपलब्ध होता है, यानी 71% भाग पर जल है। ठीक है, जल मंडल, और 29% भाग पर स्थल मंडल होता है। बात करते हैं तो केवल 71% पृथ्वी पर जल होने के बावजूद 0.010% भाग ही पीने योग्य होता है, और उसमें भी क्या होता है, मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको भी प्रदूषित करता जा रहा है। लगभग 80% जल स्रोत पीने लायक पानी नहीं बचा है भाई, वहां पे बहुत ही गंभीर स्थिति है। ठीक है, 6 अरब आबादी में हर छठा व्यक्ति होता है ना, वो स्वच्छ पानी के लिए तरस रहा है वो। ठीक है, तो उसको कारण उसको डिफरेंट टाइप की बीमारी हो रही है। एक डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो पानी से जो फैलने वाले रोग है ना, उसमें हर 8वें सेकंड में एक बच्चा मौत का शिकार होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रदूषण समस्या जल की किस्म और इसके प्रबंधन के बारे में बात करना है 21वीं शताब्दी में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और आंकड़े दिए गए कि प्रतिदिन 20 लाख टन कचरा नदियों और जो झील वगैरह होती है, धाराओं, इसमें बहा दिया जाता है। बात करें 1 लीटर शराब यदि बनाना है तो प्रदूषित जल कचरा लगभग 8 लीटर ताजे जल को प्रदूषित करता है। 1 लीटर शराब बनाने के लिए कितना उससे जो कचरा निकलता है ना, वो 8 लीटर ताजे जल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, और एक और रिपोर्ट बताइए कि विश्व के लगभग 12,000 घन किलोमीटर प्रदूषित जल 12,000 घन किलोमीटर प्रदूषित जल है, जो संसार में 10 सबसे बड़ी नदियों के बेसन में उपस्थित जल से भी ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है कि विश्व के लगभग 12,000 घन किलोमीटर प्रदूषित जल है, उसमें संसार में 10 सबसे बड़ी जो नदियां का बेसन होता है उसमें जो जल उपस्थित है उससे भी ज्यादा है ये। ठीक है, अपने देश में औसत वार्षिक वर्षा 4,000 क्यूबिक मीटर होती है, ऐसा आंकड़ा अपने लगाया है। तो ठीक है, और आगे अपन देखते हैं। इसके लिए भाई अपन को जल का संचयन करना पड़ेगा, भूजल का पुनर्भरण करना पड़ेगा, ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, उन पर काम करना पड़ेगा। तो बात वही है कि भाई जल के बिना पृथ्वी की अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। बताया गया कि वायु के बाद में जो आवश्यक शरीर तत्व है जल है, जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है।
अपने भारत में विश्व की 16% आबादी निवास करती है और सिर्फ 4% पानी ही उपलब्ध है। 16, ठीक है। तो भाई अपन को मानसून की बारिश होती है, उससे प्यास बुझ जाती है, स्वच्छ जल और किसानों की सिंचाई के लिए मतलब उपलब्ध नहीं हो पाती है, मतलब तब भी अपने लिए कम है। केवल मानसून के बारे में 4 महीने होती है, 4 महीने 6 महीने और मान लो एक आध दिन स्टोर और मान लो एक आध महीने के लिए, तो दिक्कत बहुत है। अपने जो पारंपरिक रूप से जो पुरातन तालाब थे, बांध थे, पोखर थे, उनमें अपने अपने जल को संरक्षण करना पड़ेगा, अपने जल को सुरक्षित करना पड़ेगा, जल को इकट्ठा करना पड़ेगा, संचयन करना पड़ेगा, है ना। तो वही है। हालांकि क्या रहता है कि बहुत सारा जल होता है मानसून का, तो वो दोबारा से एक जल चक्र के माध्यम से सागर में पहुंच जाता है, वो तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो जरूरी है जल संकटों और बढ़ते प्रदूषण में मानव जीवन के भविष्य पर एक प्रश्न लगा दिया गया। तो बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा हुआ है, निबंध के दृष्टिकोण से इसको बहुत आसान से लिख सकते हैं अपन। और इससे पहले जो एडिटोरियल देखा हुआ था क्या बोलते हैं, डिजाइन किए गए शहरों की जरूरत के बारे में इन्होंने बहुत शानदार तरीका से लिखा है। इससे ऊपर ये वास्तविकता से मुंह मोड़ी आधुनिकता, आजकल लिव इन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट चलने लगा है। लोग बोलते हैं कि जो शादी होती हैं, जो मैरिज होती है, अरेंज मैरिज, उसको कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, है ना। तो इससे क्या है कि जो विदेशों में जो कल्चर होता है, वही जो बच्चा रहता है अपनी माँ को नहीं पहचान पाता है, ठीक है, उनके पिताजी को नहीं पहचान पाता है, कि आए दिन जब शादी वगैरह हो जाती है, तो वही है कि लोग मतलब अपने कल्चर में ख़त्म करते जा रहा है। और इससे पहले इन्होंने फौज की वर्दी में अपने धर्म की नहीं, ड्यूटी का महत्व होता है। तो भाई धर्म से ऊपर हमेशा अपनी ड्यूटी होती है, अपना राष्ट्र होता है, उसको महत्व दिया बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम फैसला दिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।